दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा जो है वो बड़ा गंभीर किस्म का है। और उसको जब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि एक दो दिन से हम इस पर बात करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। मुद्दा ये है कि हमारा जो देश है, ऐसा एक जो एक स्थिति ऐसी पैदा हो रही है धीरे धीरे कि वो हमारा जो देश है वो आर्थिक बदहाली की ओर दौड़ता जा रहा है। ऐसा जितने भी जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं सब कह रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि क्या मोदी सरकार की जो अर्थ नीति है, ये सवाल उठ रहा है अभी कि क्या मोदी सरकार की अर्थ नीति जो है वो तबाही की कगार पर पहुंचा देगी क्या इस देश को? क्या हमारे हालात भी कुछ अर्जेंटीना या श्रीलंका जैसे हो सकते हैं क्या? ये एक एक बात उठी है और बड़े जो निष्णात है इसके अर्थनीति के, वो इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं आज की स्थिति पर, जहां पे देश की अर्थव्यवस्था आके खड़ी हुई है और जिस दिशा में वो जा रही है। तो हमने सोचा कि अर्थनीति के निष्णात हैं हमारे अखिल स्वामी साहब, तो उन्हीं को आज आमंत्रित करते हैं। उनसे आज ये पूछने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डर ये प्रकट किया जा रहा है, ये कितना सही है, कितना गलत है, और अगर सही है तो क्या क्या हो रहा है, ये भी जो है हमसे समझना और ये जानना जरूरी हो जाएगा। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 PM और दस्तक दोनों पे आपका स्वागत है। और जो दर्शक स्वामी जी को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि स्वामी जी IIT से इंजीनियरिंग करके निकले हुए हैं, फिर उन्होंने MBA भी किया हुआ है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी उनसे बातचीत होती है तो वो कब कब वो लगभग लगभग 40 साल से ऊपर जो है वो पढ़ा चुके हैं। और उनके पढ़ाने के विषय में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मूलतः मुख्य जो सब्जेक्ट रहा है वो अर्थशास्त्र रहा है, इकोनॉमिक्स रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर उनसे बात करना उचित रहेगा और वो रोशनी डाल पाएंगे कि क्या मोदी सरकार की अर्थनीति जो है स्वामी जी, वो देश को, ये तो नहीं है कि तबाही के कगार तक पहुंचा दे, उस तरह चल रही है? अगर ये है तो फिर बताइए कि कितना सच है, और नहीं है तो भी बताइए कि ये तो बातें सिर्फ वैसे ही हो रही है। क्या लग रहा है आपको? ठीक है मयूर जी, बिल्कुल साधारण शब्दों में अपनी बात करने का प्रयास करूंगा कि जिससे कि सारे श्रोता जो हैं वो चीज जी को समझें, उस पे विश्लेषण करें, उसकी मीमांसा करें और फिर निर्णय लें। देखिए, आप मयूर जी आते हैं गुजरात से, और गुजरात जो है वो स्टेट है जहां पे इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भरपूर भरी हुई है। और आपके श्रोता इस इंडस्ट्री से और एंटरप्रेन्योरशिप से बिल्कुल ओतप्रोत हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या बात करने वाला हूं। देखिए, वास्तविकता में कुछ मूल सिद्धांत हैं। जब आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपके कुछ मूल सिद्धांत हैं। लीजिए, दो कंपनियों का आप कंपैरिजन करें। एक कंपनी मान लीजिए 1 करोड़ की लागत से लगे और उसमें 50 लाख का अंश पूंजी हो और 50 लाख का लोन हो, और दूसरी कंपनी लगे जो कि 1 करोड़ पूरा का पूरा जो है अंश पूंजी हो और उसमें लोन ना हो। तो जिस कंपनी में लोन नहीं होगा उसकी जो स्थिति होगी, वो एक तो वो स्थिरता उसके अंदर ज्यादा होगी क्योंकि वो बाहरी दबावों से मुक्त होगी। अगर उस पर लोन नहीं होंगे तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक उस पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। सारा का सारा पैसा क्योंकि अंश पूंजी में होगा तो प्रोमोटर्स के हाथ में कंपनी होगी, तो वो कंपनी में स्थिरता ज्यादा होगी। जैसे जैसे उसमें लोन आप ज्यादा लेते जाएंगे वैसे वैसे अस्थिरता बढ़ती जाएगी। जिन लोगों ने लोन दिया है उनका दबाव बढ़ता जाएगा और आपकी स्थिति जो है कमजोर होगी, और पहली कंपनी की तुलना में आपका लाभ कम होगा क्योंकि जब आप लोन लेंगे तो उसमें 12% का इंटरेस्ट देंगे, और जब आप लोन नहीं देंगे तो देखिए, हमारे नियम ये कहते हैं कि डिविडेंड देना कोई जरूरी नहीं है। आप डिविडेंड अगर कंपनी चाहे तो दे, ना चाहे तो न दे। तो अगर एक कंपनी ऐसी है जो केवल डिविडेंड नहीं देती है या 2% की देती है, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो पैसा टोटल लगा है, उसकी कॉस्ट है 2% की। अगर वो डिविडेंड देती है इक्विटी होल्डर्स को, तो अगर वो लोन मैं सर इसलिए थोड़ा आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ या रोक रहा हूँ बीच में। ये जो है ना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता या दर्शक जो है
उसको अगर सीधा देश का ही उदाहरण लेके अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है शायद सीधा जो है बात जो आप समझाना चाहते हो पहुंच जाएगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पूछने के लिए आप समझने के लिए पूछना चाहता हूं कि देखिए, या तो व्यक्तिगत तौर पर समझ लेते हैं इस चीज को। ये मेरी आमदनी जो है 100 रुपया है महीने की, है ना। मैं तो बड़ा, क्योंकि मैं भी अर्थशास्त्र की अगर बात करूं तो मैं बड़ा लेमैन हूं, तो मुझे लगता है कि जो दर्शक भी ज्यादा इससे बड़े निष्णात नहीं होते हैं, खास करके ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाता है। मैं ये समझना चाहता हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी आय जो है महीने की 100 रुपया है, मेरा खर्चा जो है समझ लीजिए 150 रुपया है। अब मैं 100 रुपया कमा रहा हूं लेकिन 50 मुझे कम पड़ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोन लेनी पड़ेगी, कहीं से पैसा चाहिए होगा। और जो पैसे ले रहा हूं तो वो कोई मुफ्त में मुझे देगा नहीं उस पर जैसे आप कह रहे थे अभी, वो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि इंटरेस्ट जो तय हुआ वो तय हुआ, तो तय वो अब दूसरे महीने भी 100 ही कमाता हूं मैं, फिर भी दूसरे महीने भी मुझे 50 रुपए तो कम पड़ ही रहे हैं, ऊपर से मुझे आपको इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो ये स्थिति अगर मेरी हो व्यक्तिगत रूप से, या किसी और व्यक्ति की हो, या किसी देश की हो, तो अगर आप जाते हैं मुद्दे पे कि हमारे देश की फॉर एग्जांपल जीडीपी XYZ परसेंटेज है, जो अच्छा एक फिर बजट बनता है देश का, उस बजट में एक तय किया जाता है कि भाई ये 1 रुपया जो है इतनी इतनी जगह पे खर्च किया जाएगा, और ये 1 रुपया उसके जो बिल्कुल साथ में रखते हुए कि ये रुपया यहाँ यहाँ से आएगा। तो आने और जाने वाला रुपया जो है, उसमें अगर जाने वाला रुपया ज्यादा अगर जाता है तो जो जरूरत होती है उसको आप फिर ऋण ऋण के रूप में लेते हैं। मैं बात कर रहा था, हमारे नेटवर्क में भी आते हैं और बहुत अच्छे जानकारी देते हैं, दिनेश वोरा जी, उनसे मेरी आज दोपहर बात हो रही थी उन्होंने हमको बहुत सारी चीजें बताई, और ये जो 2 दिन से सोच रहे थे, हमने कहा कि आपके साथ इस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यू जो आपकी होती है उसी के समकक्ष या उसके पैरेलल तो आपका डेट होना चाहिए ताकि आप चुका पाए। वो कह रहे हैं कि आरबीआई से 18-18 लाख करोड़ रुपया 4 साल से ले रहे हैं। क्यों ले रहे समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह से अगर ये बढ़ते गए तो उनको तो ये डर था कि हम डेट डेट ट्रैप में चले जाएंगे। वो बड़ा खुल के कह रहे थे। तो क्या ये जो परिस्थिति है हमारी, तो रेवेन्यू कम है और ऋण ज्यादा ले रहे हैं, और क्या ये भी हो रहा है कि हम नोट छाप रहे हैं? आरबीआई जो है सरकार की मर्जी के हिसाब से पैसा देने के लिए नोट छाप रही है, और ये सब स्थिति अगर हो तो आगे क्या हमारे लिए रास्ता खड़ा है, ये आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल मयूर जी, मैं वही बात कह रहा था। देखिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आपका घर हो, चाहे देश हो, स्थिति एक ही है। स्थिति ये है कि अगर आप आमदनी आपकी कम है और खर्चे आपके ज्यादा हैं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए आप लोन लेते हैं, और लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोन लेते हैं और लोन को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाते हैं या अनप्रोडक्टिव एसेट्स में लगाते हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगाई, मैं भारत की तुलना इंडस्ट्री से कर रहा हूं और घर से कर रहा हूं, 1 करोड़ की इंडस्ट्री लगाई, उस 1 करोड़, 2 तरह के प्रोमोटर्स होंगे, 2 तरह के प्रवर्तक होंगे। एक होगा जो कि 1 करोड़ में से 30 लाख की गाड़ी खरीदेगा, 20 लाख का मकान खरीदेगा और 20-50 लाख इंडस्ट्री में लगाएगा। और दूसरा जो प्रमोटर है, जो चाहेगा कि उसकी इंडस्ट्री चले और लॉन्ग टर्म में चले, वो 1 करोड़ की इंडस्ट्री लगाएगा, वो बस से आ जाएगा लेकिन फैक्ट्री में सारा पैसा लगाएगा। तो जब फैक्ट्री में सारा पैसा लगेगा, जो प्रोडक्टिव एसेट्स में पैसा लगेगा, तो उसमें कैश फ्लो भी बढ़िया होगा, पैसा भी आप ज्यादा कमाएंगे। लेकिन अगर आप उसको अनप्रोडक्टिव एसेट्स में लगा देंगे, अगर आप उसको सेंट्रल विस्टा बनाने में लगा देंगे, और दूसरी चीज मैं कहूंगा तो लोग की भावनाएं ना हाथ हो जाएं, लेकिन अगर आप अनप्रोडक्टिव एसेट्स में लगाएंगे जिसमें कि जनरेशन ऑफ कैश नहीं होता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में कहा था कि हमारी इंडस्ट्री जो है ये हमारे मंदिर होने चाहिए। देखिए, प्रश्न यही है, अगर आप लोन लेके लोन को ऐसी जगह पे लगाते हैं जिससे कि उससे आपका कैश फ्लो, घर की इनकम बढ़े। आप 50 लाख का, आपके घर में 1,000 की इनकम थी, 1,500 का खर्चा था, आपने लोन लिया, उसमें आपने मेहनत की, उससे पैसा कमाया, लोन भी वापस किया और अपने घर की इनकम को भी बढ़ाया और मकान भी खरीद लिया, कोई परेशानी की बात नहीं। तो पहली बात तो यह है कि आपने लोन आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपका जो लोन है, इंडिया का लोन जो है वो 3 गुना हो गया है। अब ये 3 गुना लोन जो है, इसको वापस करना, इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करना तभी संभव है जबकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े।
तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी किस चीज से पता चलता है? जीडीपी से और आईआईपी से पता चलता है। आईआईपी का मतलब ये हो गया कि इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर आपका जीडीपी जो 8-9% का था, अगर वो घट के 4-5% के लेवल पे आ जाता है, अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो 8-10% पे था वो घट के अगर 3-4% पे हो जाता है, इसका मतलब यह है कि लोन तो आपने लिया, लेकिन उस लोन का जो आपने उपयोग किया उसको प्रोडक्टिव एसेट्स में उपयोग न करके ऐसी जगह उपयोग किया जिससे कैश का जनरेशन नहीं हुआ, और आपकी आंतरिक स्थिति इसलिए खराब हो गई कि जो लोन आपको रिपे करना है उसकी मुश्किलें बढ़ गई। श्रीलंका में यही स्थिति हुई। श्रीलंका में जो उनका जीडीपी है और जो उनके फॉरेन डेट्स हैं उसकी तुलना में जो लोन ले रखे थे वो जीडीपी से ज्यादा हो गए। हमारे भी अगर आप सारे लोन लें, राज्य सरकारों ने जो लोन ले रखे हैं, जो केंद्र सरकार ने लोन ले रखे हैं, सारे जो विदेशी लोन आपने ले रखे हैं, अगर आप उसको देखें तो वो 80% के आसपास हैं। और इसी प्रकार से अगर स्थिति बनी तो 2-3 साल के अंदर वो 100% से ऊपर चले जाएंगे, तो हो सकता है आप श्रीलंका की स्थिति में पहुंच जाएं। तो प्रश्न ये है कि आपने प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट अगर किया होता तो आपकी जीडीपी बढ़ती, वो आपकी नहीं बढ़ रही है। अच्छा, एक और चीज पे ध्यान दीजिए मयूर जी, अगर आपको रुपया कमजोर हो रहा है, देखिए आप डॉलर कैसे कमाते हैं? आप डॉलर कमाते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप निर्यात करते हैं तो डॉलर अंदर आता है, जब आप आयात करते हैं तो डॉलर बाहर जाता है। अगर आपके डॉलर का आना और आपका डॉलर का जाने में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि आपका डॉलर बाहर ज्यादा रहा है, अंदर कम रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको बाजार से डॉलर खरीदने पड़ेंगे। जब आपको बाजार से डॉलर खरीदने पड़ेंगे तो आपका रुपया कमजोर होगा, जो हो रहा है। जब हम लोग 2014 की बात अगर करें तो उस समय से आज की तारीख में करीब 22 रुपए, विच इज अराउंड से 35% रुपया आपका डिप्रिशिएट हो चुका है, रुपया आपका कमजोर हो गया है। तो जब आपका रुपया कमजोर होता है, एक और चीज को मयूर जी समझने का प्रयास कीजिए। अब आप फॉरेन लोन लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 विकल्प हैं, एक तो हिंदुस्तानी कंपनियों से लोन लें, बैंक से लोन लें, और एक विदेशी लोन लें। अगर आप हिंदुस्तानी कंपनी से लोन लेंगे तो आपको 10-12% पे मिलेगा, लेकिन अगर फॉरेन करेंसी लोन लेंगे वो आपको 5% पे मिलेगा। क्योंकि जो भाई विदेश में अगर आप देखें, जापान में देखें, अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, तो वहां इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो जो फॉरेन करेंसी लोन मिलेगा वो आपको आधे दाम पे मिलेगा। लेकिन सब लोग फॉरेन करेंसी लोन क्यों नहीं लेते, विदेशी लोन क्यों नहीं लेते, वो देशी लोन क्यों लेना चाहते हैं? उसका कारण यह है कि अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया, तो अगर आपने इंडियन बैंक से लिया तो 1 करोड़ लिया तो 1 ही करोड़ वापस करना पड़ेगा और 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया और रुपया इतना कमजोर हो गया कि 1 करोड़ की वैल्यू 1.5 करोड़ हो गई, तो इंटरेस्ट तो आपको 6% देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी लोन पे, लेकिन 1 करोड़ के बजाय आपको 1.5 करोड़ चुकाना पड़ेगा। तो वास्तविकता में जो आपका निर्यात, देखिए एक और चीज, जैसे पिछले भी कार्यक्रम में मैंने आपसे कहा था, जब आपका रुपया कमजोर होता है तो आपके निर्यात बढ़ने चाहिए, क्योंकि जब रुपया कमजोर होगा तो आपके निर्यात जो हैं वो दूसरे देशों की तुलना में सस्ते हो जाएंगे और विदेशी आकर्षित होंगे कि आपके देश से चीजों को आयात करें। लेकिन अगर केवल चीन से ही आप पिछले 4 साल में देखें तो आपका ये जो आयात और निर्यात का अंतर ये बढ़ता जा रहा है। अब हम तो चीनी झालर नहीं खरीदते, हम तो चीनी सामान नहीं खरीदते, क्योंकि हम तो देशभक्त लोग हैं। हम तो नागरिक तौर पे हम चाहते हैं कि भारत माता मजबूत हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। लेकिन अगर चीन से आपका आयात बढ़ता जा रहा है, अगर चीनी कंपनियों का जो एफडीआई का निवेश है वो हमारी भारतीय कंपनियों में बढ़ता जा रहा है, तो क्या हम उस जंजाल में फंसने वाले हैं जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो म्यांमार में हुआ, जो दूसरे देशों ने, क्योंकि चीन के पास फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा भंडार है, क्योंकि वो निर्यातक देश है। जापान और चीन जो है निर्यातक देश हैं, उनके पास डॉलर्स का भंडार है, क्योंकि सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चीन के पास है। तो अगर चीन हमारे देश में निवेश करे और एफडीआई निवेश के माध्यम से हमारी कंपनियों में, अगर जैसे पेटीएम है, अगर उसमें चीन का निवेश होगा और ये बढ़ता चला जाएगा और हमारे जितने आयात हैं वो चीन से बढ़ते चले जाएंगे, तो चीन का हमारे देश में दखल बढ़ता जाएगा। जो मैं बात आपसे कह रहा था कि अगर आप लोन लेते हैं तो भी आप दबाव में फंसते हैं, और अगर आप इक्विटी में बाहरी देशों को अपने देश की अंश पूंजी में भागीदार बनाते हैं तो भी आप जंजाल में फंसते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए?
आपको ये करना चाहिए कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। जो बेफजूल के खर्चे हैं, जैसे सेंट्रल विस्टा में अगर 20,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, अगर आप 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं, अगर आप 8 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना रहे हैं, तो इसमें भावना किसी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन मैं क्योंकि इंजीनियर हूं और सनातनी हूं, मैं ये मानता हूं कि मंदिर बाद में बन जाएंगे। जब आपकी फैक्ट्री बढ़िया चलने लगेगी, जब आपका देश उन्नत हो जाएगा, जब आपके देश के हर बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और आपके देश से निर्यात बढ़ जाएगा और पूरा विश्व आपका डंका, वास्तविकता में डंका मानने लगेगा, तो मंदिर हम 100 बना लेंगे। लेकिन अगर आपके देश में पैसा नहीं आप कमा रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है, आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, उस समय अगर आप मंदिर बनाते हैं तो मुझे परेशानी है। उस समय मस्जिद बनाते हैं, मुझे परेशानी है। ये प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है। प्रोडक्टिव एसेट्स में आपको फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। जी, ये आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है कि 31 मार्च 2014 तक जो ऋण था हम पे, देश पे, वो 55 लाख करोड़ के आसपास का था। ठीक है, 55.87 लाख करोड़ रुपए थे। ठीक है, और अब ये जो आंकड़ा आ रहा है वो ये कि मार्च 31 2023 तक जो है वो आंकड़ा डेट का, ऋण का, बढ़ के 155.31 लाख करोड़, 155.31 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और इसका परिणाम ये होगा कि इस देश के सभी नागरिक के सर पे, चाहे उसने वो ऋण लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसके सर पे सर जो है वो कम से कम, मैं बताऊं आपको, 1,09,373 रुपए का ऋण हो जाएगा। चाहे आपने लिया हो या ना लिया, ये ऋण हो जाएगा। 2.5 गुना बढ़ गया है, 2.5 गुना ये पर पर्सन जो है ऋण 2.5 गुना बढ़ गया है। और ये भी तो एक समझना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है पैसा। ये जो जितनी भी लाभार्थी योजनाएं हैं, अगर आप देख लें, जैसे ये राशन दिया जा रहा है, ये खाने पीने का सामान जो है दिया जा रहा है लोगों को, अभी भी दिया जा रहा है, वो है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ऐसी कुछ 4-5 योजना तो मेरे ध्यान में है, जैसे वो एक किसान वाली एक योजना है जिसमें जा रहा है, सब्सिडी जा रहा है। तो ये क्या सब्सिडी, अब जिसकी टीका और टिप्पणी ये लोग करते थे जब सत्ता में नहीं थे, और वही कुछ मेरे ख्याल से कम 8-10 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ इसी में डाल रहे हैं। तो क्या ये भी एक हो सकता है कारण कि खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं और आय नहीं उतनी नहीं हो नहीं पा मयूर रही? जी, हाँ नहीं मयूर जी, ऐसा नहीं है। देखिए, किसान को आप कुछ नहीं दे रहे हैं। किसान को वास्तविकता में, अगर एक किसान की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें, किसान के ऊपर जितनी उसकी इनपुट कॉस्ट है, जितनी उसकी लागत है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप गन्ने का एग्जाम्पल लें, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है गन्ने का क्षेत्र है। अगर गन्ने की लागत बढ़ रही है, अगर मजदूरी बढ़ रही है, अगर उसकी जो यूरिया है, जो डीएपी है, जो एनपीके है, उसकी कीमत बढ़ रही है, बिजली और पानी के खर्चे बढ़ रहे हैं, और इस समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना खरीदा जा रहा है मिलों के द्वारा, उसमें पर्ची के ऊपर दाम नहीं लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि किसानों के हाथ में जो पर्ची है, उन्हें नहीं पता किस दाम पे वो गन्ने का पेमेंट होगा। तो आप ये सोचिए, जब उसकी इनपुट कॉस्ट 20% बढ़ गई, और जो एमएसपी आप बढ़ाते हैं हर साल, जो एमएसपी आप बढ़ाते हैं, जो भी गेहूं चावल पे एमएसपी बढ़ाते हैं, वो 3-4% बढ़ाते हैं। और आप खुद कहते हैं कि आपके देश का जो इन्फ्लेशन है वो 6-7% का है। तो अगर एमएसपी आप 4% बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन 6% है, उसका इनपुट कॉस्ट 20% बढ़ गई है, तो देश की जो 60% जनता है उसको आप 2,000 रुपए 3 महीने में दे देते हैं। तो वास्तविकता में आप 20,000 रुपए लेते हैं और 2,000 रुपए दे देते हैं, 18,000 का चूना लगा देते हैं और फिर कहते हैं हम देते हैं। पहली बात, जो गरीब आदमी को पहले तो ये समझिए मयूर जी कि अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग आपके देश के ऐसी स्थिति में हैं कि उनको अगर 5 किलो अनाज ना मिले तो वो भूखे मर जाएंगे, ये खुश होने की बात है या दुखी होने की बात है? अरे तो बहुत दुखी होने की बात है, दुखी होने की बात है। दूसरी बात, आप जो उसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अगर मान लीजिए उसकी आप 40 रुपए भी कीमत लगा लीजिए पर किलो की, 200 रुपए आप दे रहे हैं, और इस गरीब आदमी से आप जीएसटी में कितना पैसा वापस ले रहे हैं? जब ये आटा खरीद रहा है, जब ये दही खरीद रहा है, जब ये बिस्किट खरीद रहा है, और इस गरीब आदमी को ये भी, आप जो किसान है और गरीब को ये भी कह रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल नहीं चलाएंगे।
प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजो अगर पढ़ाना है, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो उसे टीचर नहीं मिलेगा। और जो प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस आपने डबल कर दी। जब वो किसान या गरीब आदमी बीमार पड़ेगा तो सरकारी हॉस्पिटल तो अब धीरे धीरे आप बंद करते चले जा रहे हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते चले जा रहे हैं। तो पहले जहां उसका काम सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होता था, अब उसको 15-20 हजार का चूना लगता है। तो आप उसे मुफ्त खाना नहीं दे रहे हैं, आप वास्तविकता में किसानों को 2,000 रुपए नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप 20,000 रुपए उससे ले रहे हैं और 2,000 रुपए वापस कर रहे हैं। अब ये स्थिति जो बन रही है, देखिए देश की स्थिति क्या बन रही है। आपको परेशानी नहीं होगी, मुझे परेशानी नहीं होगी, लेकिन देश की जो 70% जनता है वो प्राइवेटाइजेशन को कैसे झेले। जी, अगर देखिए आज की तारीख में भी अगर इस बजट में आप गांव के अंदर एक ऐसा स्कूल हो जो 7 फो बढ़िया उसकी बिल्डिंग्स हो, बैठने की बच्चों के लिए जगह हो, उसके अंदर टॉयलेट्स हो, उसके अंदर कंप्यूटर्स हो, उसके अंदर वाईफाई हो। जब कोविड मयूर जी आया, देश की 60% जनता के बच्चे अमीर बच्चों से 2 साल पीछे पिछड़ गए। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि उनके पास वाईफाई नहीं था, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए। तो आपने गरीबों और अमीरों के बीच में एक खाई पैदा कर दी। तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं समाज को। आप अगर दे रहे हैं तो 11 लाख करोड़ रुपए आपने 5 साल में अगर पूंजीपतियों के माफ किए हैं। आप बताइए किसानों का कितना ऋण आपने माफ किया, गरीब लोगों का ऋण आपने कितना माफ किया। तो आपने गरीबों और अमीरों, जो गरीब और किसान है उसका तो ऋण नहीं माफ किया, आपने अमीरों के ऋण माफ कर दिए। और आपने ये कहा कि भाई देखो हम तुम्हें 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो वास्तविकता में इस गरीब आदमी को भी, जिसको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जीएसटी के माध्यम से आप महीने में इससे 1,000 रुपए ले रहे हैं, 200 रुपए इसको दे रहे हैं, 800 रुपए का चूना वहां भी गरीब आदमी को लग रहा है। तो देखिए वास्तविकता में जो देश की सरकार है उसका काम, मैंने एक बार आपके कार्यक्रम में कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि आरएसएस के सबसे बड़े आइडियोलॉग थे, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जिससे मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं। उन्होंने कहा था सरकार का एकमात्र काम है अमीरों के शोषण से गरीबों को बचाना। आज की तारीख में आप बताइए, जब वो गरीब आदमी, उसकी आमदनी कम हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इंटरनेशनल क्रूड प्राइस से 30% कम होने के बावजूद अब पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रहे हैं। तो गरीब आदमी बस में तो चलता है, ट्रेन में तो चलता है। एक चीज समझ दी थी, ये हर साल मैं ये देख रहा था आरबीआई वाला कि क्या क्या कितना पैसा दे रहा है सरप्लस अमाउंट के तौर पर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये तो 2000 कोरोना काल से पहले भी लिया था 1,76,000 करोड़ रुपया। उसके बाद तो कोरोना आ गया तो फिर तो उनको बहाना मिल गया कि अब तो भाई हमारी आय हो ही नहीं रही है, टैक्स आ नहीं रहा है, लोग सड़कों पे है नहीं, सब बंद है। वहां उस समय पैसा लिया, फिर दूसरे साल और पैसा लिया, फिर पिछले साल भी पैसा लिया। पर इस बार भी जो है पता चला कि अभी बजट तो अभी 1 तारीख को होगा, लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि भाई इस बार भी हम कुछ जो है आरबीआई से कर्जा लेने वाले हैं। तो ये कर्जा लेना देना ठीक है, अगर जरूरत है तो मांगिए, लेकिन कोई क्राइटेरिया होता है क्या कि आरबीआई के भी तो कुछ पैसे देने के रूल होते होंगे। जब वो सरकार मांगती है तो आरबीआई तो अब ये तो कुछ पूछेगी ना कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वाजिब वजह है कि नहीं, या ऐसे ही मांगे और दे देती है। और अगर दे देखिए देती है तो मयूर, आरबीआई तो वो पैसा लाती कहां से। नहीं मयूर जी, आप बहुत ज्यादा इस समय ये सोच रहे हैं कि नियम कानून कोई चीजें हैं, आरबीआई गवर्नर कुछ कह सकता है, फाइनेंस सेक्रेटरी कुछ कह सकता है, ये बहुत ज्यादा आप पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, कोई आज की तारीख में शासन के सामने बोलने की किसी के पास ताकत नहीं है। देखिए वास्तविकता ये है कि ये जो फंड होता है आरबीआई के पास, ये इमरजेंसी फंड होता है। अगर देश के पास ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय आरबीआई का जो रिजर्व है ये काम करता है, आप उससे भी लिए चले जा रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि जब आप जनता की और समाज के विभिन्न अंगों के बीच में आप खुद मयूर जी सोचिए, आपके श्रोता इस बात का, दर्शक आपके जवाब दें। एक सरकारी कंपनी में आप कोल इंडिया में काम करते हैं, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? और वही मजदूर जब प्राइवेट सेक्टर में कोल खदान में काम करता है उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? जो सरकारी नौकरी में 70,000 की उसी समकक्ष आदमी काम करता है, वही आदमी प्राइवेट सेक्टर में 15,000 रुपए में काम करता है। अगर आप सारी सरकारी कंपनियों को बेच देंगे, देखिए सरकारी कंपनियां जो हैं वो रोजगार सृजन करती हैं, जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं। एक बार और मैंने आपसे कहा था, कॉर्पोरेट टैक्स आपने 3 साल पहले घटा दिया। कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है?
बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, जिनको प्रॉफिट होता है वो देती हैं, जिनको प्रॉफिट होता है वो देती हैं। इनकम टैक्स आपने नहीं बढ़ाया। इनकम टैक्स कौन देता है? जिसकी इनकम होती है। जीएसटी कौन देता है? गरीब और अमीर सब देते हैं, वो आपने बढ़ा दिए। इसका मतलब यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा था कि गरीबों को संरक्षण दो, उसको बचाओ, वो आप नहीं बचाना चाहते। अगर आप रेल की जमीन बेच देंगे, अगर आप सरकारी लैंड बेच देंगे, पैसा तो आ जाएगा आपके पास। वो पैसा अगर आपके पास आएगा और उसको बड़े बड़े पूंजी, तो होगा क्या कि देखिए, जो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो अमेरिका यूरोप के लिए ठीक हो सकती है। भारत जैसे देश में अगर महात्मा गांधी ने आज से 70 साल पहले यह कह दिया था कि हमको ग्राम स्वराज और टाइनी और कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ चलना पड़ेगा, वो इसलिए आवश्यक है कि अगर गांव का आदमी छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ। अच्छा, एक और चीज आप गलत कर रहे हैं मयूर जी, शहरों को तो आप आधुनिक बुलेट ट्रेन भी ले आ रहे हैं, उसके अंदर मेट्रो भी ला रहे हैं, बड़ी बड़ी रोड्स भी बना रहे हैं, ब्रिजेस भी बना रहे हैं, और गांव के अंदर आप वो सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो गांव का आदमी शहर की तरफ भाग रहा है। शहर भी अर्बन स्लम्स बन रहे हैं और गांव जो है वीरान होते जा रहे हैं। आप पहाड़ों में अगर चले जाएं, उत्तराखंड में और हिमाचल में चले जाएं, बड़े बड़े गांव जो है वीरान है, लोग वहां रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पे स्थितियां बहुत कठिन है। गांवों के अंदर आपने अवस्थापना नहीं स्थापित की, कोल्ड चेन्स नहीं बनाए, गोडाउन्स नहीं बनाए, किसानों की उपज का मूल्य नहीं मिला, तो वो जो किसान है वो किसानी छोड़ के मजदूर बनने शहर में आ गया। सरकारी नौकरी उसको मिली नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में 10-12 हजार की नौकरी कर रहा है। 10-12 हजार की नौकरी में वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, उस पर पैसा नहीं है, और सरकारी स्कूल पढ़ाने नहीं देते, तो वो क्या करे? वो मजदूरी बन के उसकी पूरी पीढ़ी चले। तो वास्तविकता में जो हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए जो नीतियां बननी चाहिए, जो गरीबोन्मुखी नीतियां बननी चाहिए। आप पेट्रोल डीजल में दाम क्यों नहीं कम करते? आप ये सोचिए, आप सोचिए टैक्सी चलाने वाला, एक 3 व्हीलर चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, सीएनजी के दाम आज से 3 साल पहले 40 रुपए केजी थे, आज 90 रुपए केजी है, 2.5 गुना बढ़ गया। तो क्या किराया 2.5 गुना बढ़ गया? तो नहीं, आपको मदद किसकी करनी चाहिए? आपको मदद किसकी करनी चाहिए? मध्यम वर्ग की करनी चाहिए। आप मदद किसकी कर रहे हैं? अच्छा, एक और चीज देखिए, आप देश के करीब 90% लोगों की आमदनी या तो कम हुई है या स्थिर रही है, और आपके एक ऐसे पूंजीपति हैं जिनकी आमदनी 5 गुनी बढ़ गई है। 2014 में 50,000 करोड़ का आदमी है, 14 लाख करोड़ का आदमी है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पूंजीपति है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि अगर परिवार में संकट आया है, भारतवर्ष में अगर संकट आया है, तो सबकी आमदनी घटनी चाहिए। 90% लोगों की आमदनी घट जाती है और कुछ लोगों की आमदनी 6 गुनी बढ़ जाती है। ये विसंगति क्यों पैदा हो रही है? ये आपकी नीतियों से पैदा हो रही है, क्योंकि आपकी नीतियां जो है, आप 5 किलो अनाज पे 200 रुपए का अनाज देते हैं और जीएसटी के माध्यम से 1000 रुपए ले लेते हैं, और एक मति भ्रम आप पैदा कर देते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। वास्तविकता में आप गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, आप केवल पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। अच्छा, अब इसको अगर आखिरी बात इस कार्यक्रम में अगर हमको करनी हो, क्योंकि आधे घंटे के आसपास का समय हो जाएगा, स्वामी जी, हम ये अंतिम बात इस कार्यक्रम के लिए ये समझना चाहते हैं, और दर्शकों के लिए भी ये चाहते हैं जानना कि अब जो जिस स्थिति में जा रहा है ऋण, वो एक संस्कृत में वो एक सुभाषित भी है ना, कि वो शायद चारवाक का है, शायद ऋषि चारवाक ने कहा था ये कि ऋण लो और घी पियो, यही होता है। तो क्या हम घी पी रहे हैं? तो कौन पी रहा है? जो इतना ऋण लिया जा रहा है, तो उस ऋण से घी कौन पी रहा है, ये बता दीजिए हमको। और ये पैसा जा कहां रहा है? ताकि इतना सारा टैक्स पैसा आ तो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है फिर, ये बताइए, तो दिख नहीं रहा है। देखिए, वास्तविकता में जो आपने कहा कि ऋणम पिबेत घीवम पिबेत, ये केवल अमीरों के लिए है। एक अमीर जो 10,000 करोड़ का लोन का डिफॉल्ट करता है, वो रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद विदेश चला जाता है। आप 1 लाख रुपए गरीब आदमी ठेले वाले से कहिए, वो 50,000 रुपए का बैंक से लोन ले ले, अगर वो 15 दिन में लोन वापस नहीं करेगा, उसके घर में वसूली करने वाले पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा नजरिया डिफरेंट है, अमीरों के लिए हमारा नजरिया डिफरेंट है। किसानों का ऋण जब माफ होता है तो देश के बहुत सारे अर्थशास्त्री टीवी में आके ये कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, ये तो इकोनॉमिक के सिद्धांतों के खिलाफ है। और जब 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ हो जाता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ऋण किसका माफ होना चाहिए? अच्छा, एक और चीज मयूर जी बताइए, आपके श्रोता और दर्शक बताएं, एक गरीब आदमी जो है वो तब भी उसके अंदर कुछ धर्म ईमान है, वो भरपूर कोशिश करता है पैसा वापस करने की,
वो ऋणी नहीं बनना चाहता। लेकिन जो लोग हैं जो 15-15, 20-20 हजार करोड़ का लोन जिन्होंने राइट ऑफ करा लिया है, वन टाइम सेटलमेंट कर लिया है, बैंकों को नुकसान पहुंचा दिया है, उनके चेहरे पे ना कोई शिकन है। बल्कि एक और सेइंग है साहब इंडस्ट्री की, मयूर जी, कि कंपनी सिक होती है, प्रमोटर सिक नहीं होते। और जिन कंपनियों के जो कंपनियां ज्यादा सिक होती हैं उनके प्रमोटर ज्यादा वैभवशाली जीवन जीते हैं। और जो प्रमोटर्स अपनी कंपनी को दिल जान से चलाते हैं वो साधारण जीवन जीते हैं। आपने घनश्याम दास बिरला जी का उदाहरण देखा। घनश्याम दास बिरला जी जो थे वो एक मोमबत्ती भी खराब नहीं करते थे। कहते थे कि मैं देश का ट्रस्टी हूं, ये भारतवर्ष का जो भगवान ने मुझे पैसा दिया। मंदिर बनाते थे वो बनवाते थे धर्मशालाएं, वो लोगों को, गरीबों को रहने के लिए भोजन देते थे, रहने की जगह देते थे। आज के तारीख में जो सारा का सारा पैसा है वो वैभव में खर्च हो रहा है। वो तो वास्तविकता में आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए, आप कह रहे हैं पैसा कहां जा रहा है। अरे अगर किसी की 50,000 करोड़ की संपत्ति अगर 14 लाख करोड़ की हो रही है तो पैसा वहां जा रहा है। चलिए, तो अच्छा एक आखिरी सवाल, तो ये जो डर आप सब जो निष्णात लोग, जो जानकार लोग बता रहे हैं कि ऐसे चलता रहा तो फिर श्रीलंका वैसे पड़ोसी भी है लेकिन हालत भी हमारी उसके जैसी हो सकती है, इस डर में सच्चाई कितनी है? देखिए, इसका केवल, ये बिल्कुल सच्चाई है और इसका केवल एक समाधान है कि आप जनता को निर्भीक होकर बोलने दीजिए। राजा हमारी बातें सुने। हम इस भारत माता को अपनी मां मानते हैं। हम जो अर्थशास्त्री अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं इसलिए करते हैं ये मेरा देश है, ये मयूर जी आपका देश है। लेकिन अगर हम हमारी बात नहीं सुनेंगे, केवल पूंजीपतियों की बात सुनेंगे, कुछ लोगों की बात सुनेंगे, आरबीआई गवर्नर की बात नहीं सुनेंगे, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी की बात नहीं सुनेंगे, तो आप देश की स्थिति, और वास्तविकता यह है हम गंभीर दिशा में बढ़ रहे हैं। चीन ने हमारे आस पड़ोस के देशों में इतना पैसा लगा दिया है, उनको ऋण के भार से बोझ के दबा दिया है, और हमारे यहां भी जैसे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा जिस प्रकार से उनसे हमारा आयात निर्यात का खाई बढ़ती चली जा रही है, हम भी उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। हम चीन के खिलाफ बोलते तो बहुत हैं लेकिन देश अपना आयात बढ़ाता चला जा रहा है। बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। बचने का मात्र एक तरीका है कि सबको, अपने देशवासियों को, किसी को एंटी नेशनल ना कहें, किसी को जो है हिंदू विरोधी ना कहें, सबकी बात सुने, और सबकी बात सुन के, सब राष्ट्रभक्त हैं, 140 करोड़ लोग जो है राष्ट्रभक्त हैं, हमारी बात सुने। हम देश के शुभचिंतक हैं और सारे दर्शकों की बात सुने, श्रोताओं की बात सुने, और उसके बाद गरीबों का ध्यान रखें, मध्यम वर्ग का ध्यान रखें। मध्यम वर्ग परचेज करता है, लोअर क्लास परचेज करता है। ये जो रिच क्लास है ये विदेश जाके सेटल हो जाता है। रोज 200 लोग हिंदुस्तान की नागरिकता को छोड़ के विदेश में सेटल हो रहे हैं। 500। अब बताइए, अब बताइए, 500 लोग, 500। तो अगर ये लोग छोड़ रहे हैं, गरीब तो नहीं छोड़ रहा ना, ये गरीब छोड़ रहा है, अमीर छोड़ रहा है। बेचारे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, भैया जा सकते कि नहीं जा सकते। अरे उसको जाने नहीं देंगे, उसे एयरपोर्ट में पकड़ लेंगे, उसको कहीं पकड़ लेंगे, लेकिन जो अमीर आदमी है वो अपना निकल जाएगा। तो देखिए, ये विसंगति पैदा हो रही है। जो बात आप कह रहे हैं ये है, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये गंभीर परिस्थिति से बचने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना पड़ेगा, गरीबों के हाथ, मध्यम वर्ग के हाथ में वो देना पड़ेगा, बच्चों को नौकरी देनी पड़ेगी। ये कहना कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, ये कोई समाधान नहीं है। आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं ये बच्चों का शोषण करेंगे, उनको पैसा नहीं देंगे। अगर वो 18 घंटे काम नहीं करेंगे उनको 1 घंटे के नोटिस में नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए देश में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारत जैसे देश में ये समतावादी एक ऐसा समाज निर्मित होना चाहिए जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक मुझे लगता है कि इस मुद्दे को खोलकर देखने की जितनी कोशिश की जा सकती थी अभी हमने की है एक टाइम फ्रेम के अंदर। तो कुल मिला के तो यही दिख रहा है, स्वामी जो बात कर रहे हैं कि अगर 55 लाख करोड़ का ऋण अगर 8 साल में, 8.5 साल में बढ़ के अगर 155 लाख करोड़ का हो जाता है और जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो और बैंक, आरबीआई को बोला जा रहा है, आरबीआई ऋण पे ऋण देती जा रही है, और पैसा कहाँ से, मतलब क्या नोट छाप रही है? तो छाप रही है तो नोट छापने के भी तो प्रावधान है कुछ। तो कुल मिला के, और जैसे आपने ये बताया कि निर्यात और आयात की स्थिति, तो ये डर जो है, जो जानकार या निष्णात लोग बता रहे हैं, दर्शकों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्वामी जी जैसे बहुत सारे जो जानकार हैं, वो उनका जो डर है कि हम इसी तरह अगर चलते रहें
तो रुपया तो 100 ही कमाएंगे महीने का, लेकिन हो सकता है कि इसके विद इंटरेस्ट जो है वो हो जाए हमको फिर 70-80 रुपए देने, तो फिर बाकी जाएंगे कहाँ पे, ये बताइए, ये सोचिए। इनकम आपकी जो है उसके साथ अगर आपका फिजिकल डेफिसिट जिसको कहते हैं, ये अर्थशास्त्री हमारे जितने भी हैं, और वो रेशियो अगर आपका ठीक से बनेगा नहीं रेवेन्यू के साथ, आपका ऋण जो है उसका अगर संतुलन नहीं बनेगा, तो फिर वो अंधा सा कुआं है, तो बहुत गहरा होता है, उसी में फिर जो है चाहे या ना चाहे जाना पड़ेगा। तो यही है बस। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात की, बहुत खुल के आपने जो है चीज़ों को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक मित्र जो है हमारे जितने भी भाई काम कार्यक्रम देख रहे हैं या आगे देखने वाले, उन सबका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बस आज कार्यक्रम में बस इतना ही है। सबको शुभरात्रि कहते हुए बस सब आज्ञा चाहते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हम रोज आपसे कहते हैं, तो ये बिल्कुल खुदा हमारी बात मान लिया कीजिए, कर दिया कीजिए। चलिए स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।